नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालने के साथ। रक्षा मंत्रालय ने माना चीनी घुसपैठ हुई, फिर वेबसाइट से हटाई जानकारी। अब राजस्थान बीजेपी में घमासान, नाराज वसुंधरा दिल्ली पहुंची। मनमाने तरीकों से जजों को मिलते हैं केस, सुप्रीम कोर्ट में उठा सवाल। हाई कोर्ट ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर पर फैसला देने को कहा। हमलों से घबराए जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता, 4 ने छोड़ी पार्टी। ये थी आज की खास खबरें। अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का, लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश। अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं और चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता फले फूले, तो उसके साथ आइए उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी से भुगतान कीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही चीनी घुसपैठ से इनकार करते हुए कहा हो कि न कोई घुसा हुआ है, रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घुसपैठ की बात मान ली है। रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दी गई जानकारी में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ करने की बात कही है, लेकिन इस पर विवाद होने के बाद उसने वेबसाइट से ये जानकारी हटा ली। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर पहले लिखा था, वास्तविक नियंत्रण रेखा और खासकर गलवान घाटी में 5 मई 2020 से ही चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। चीनी सेना ने 17-18 मई 2020 को कुंगरांग नाला, गोगरा और पेंगोंग तोसो के उत्तरी किनारे पर सीमा का उल्लंघन किया। इसके आगे इस वेबसाइट पर यह भी कहा गया था, इसके फलस्वरूप तनाव कम करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच ज़मीनी स्तर पर बातचीत हुई। कोर कमांडरों की बैठक 6 जून 2020 को हुई, लेकिन 15 जून की रात को हिंसक झड़पें हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने एक ट्वीट करके ये बात बताई है। उन्होंने ट्वीट किया, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट ने चीनी सेना द्वारा गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और पेंगोंग में वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन की बात मानी है। ये पीएम के 19 जून के इस बयान को झुठलाता है कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है। इस पर विवाद खड़ा होने के बाद मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से ये जानकारी हटा ली है। अब ना तो ये दस्तावेज़ उस पर दिख रहा है और ना ही ये लिंक काम कर रहा है। तो एक झूठ को छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी सच कहीं ना कहीं से निकलता रहता है। प्रधानमंत्री, पीएमओ, रक्षा मंत्रालय, तमाम जो सरकारी अफसरान हैं, सेना, इन सब ने इस सच को छिपाने की बार कोशिश की है कि चीनी घुसपैठ हुई है, चीनी ने हमारी सीमा का अतिक्रमण किया है, हमारे इलाके पर कब्ज़ा किया है। लेकिन तमाम सूत्रों से आ रही जानकारी यही बता रही हैं कि ये हुआ है। भले ही सरकार नकारती रहे, भले ही प्रधानमंत्री ये कहते रहें कि न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है। तो ये सच एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर आ ही गया। ये और बात है कि जब विवाद बढ़ा और निश्चित रूप से डांट भी पड़ी होगी ऊपर से, तब ये वेबसाइट से ये सारी जानकारियां हटा ली गई, ये दस्तावेज़ हटा लिए गए। लेकिन जो सच है वो तो सामने आ ही गया। स्पष्ट है कि हमारी सीमा में अतिक्रमण हुआ है, चीनी सेनाओं ने हमारे भूमि पर कब्ज़ा किया है। सरकार इसको स्वीकार नहीं करना चाहती है। सरकार को लगता है कि अगर ये स्वीकार कर लिया तो एक बड़ी हार होगी, एक पूरे देश के सामने उसकी कहना चाहिए कि नाक कट जाएगी, इज्जत चली जाएगी और वो जो 56 इंच की छाती है वो सिकुड़ के 36 इंच हो सकती है। तो ये सच को छिपाकर आप देश के साथ क्या कर रहे हैं, इसे किस श्रेणी में रखा जाए, ये भी सोचा जाना चाहिए, क्योंकि हर बात पर सत्तारूढ़ दल के लोग दूसरों को देशद्रोही बताने से नहीं चूकते हैं। तो अब इस तरह के तथ्य को बचाना, छिपाना, सच को छिपाना, इसे क्या माना जाए, किस कैटेगरी में रखा जाए, ये आप पर हम छोड़ते हैं। और अब अगली
खबर का रुख करते हैं। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी जोरदार घमासान चल रहा है। इस घमासान के केंद्र में है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे के गुरुवार को दिल्ली पहुंचते ही सियासी चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। इस बार राज्य की नाराजगी की वजह है राजस्थान बीजेपी की ओर से जारी की गई प्रदेश पदाधिकारियों की ताज़ा सूची। बताया गया है कि सूची में वसुंधरा के करीबियों को बहुत कम जगह मिली है और विरोधियों को बड़े पदों पर नियुक्त किया गया है। जयपुर के राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी और विधायक मदन दिलावर को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने से राजे खुश नहीं हैं। राजस्थान की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान दिया कुमारी को राजे का विकल्प बनाना चाहता है और इस बात को राजे बखूबी जानती भी हैं। यहाँ दिलचस्प तथ्य यह है कि राजे ने ही दिया कुमारी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। दिया पिछले चुनाव में राजसमंद से सांसद चुनी गई थी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान बीजेपी में भी गुटबाजी जोरों पर है। कहा जाता है कि शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का एक गुट है और दूसरा गुट वसुंधरा राजे का है। राजे ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाने के मुद्दे पर मोदी और अमित शाह तक की नहीं चलने दी थी। कहा जा रहा है कि पहला गुट गहलोत की सरकार गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दौरान वसुंधरा राजे मोटे तौर पर चुप ही रही हैं। खबरें तो यहाँ तक आई थी कि राजे ने कांग्रेस में अपने करीबी विधायकों से कहा था कि वो गहलोत का साथ न दें। तो बीजेपी के अंदर भी घमासान चल रहा है। वसुंधरा राजे कतई नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस की सरकार गिरे, लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री का पद संभालें या उनके लोग पीछे रह जाएं इस सत्ता की दौड़ में। जाहिर है कि अगर सचिन पायलट बनेंगे तो उनका एक तो मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी ख़त्म हो जाएगी और दूसरे जो उनकी गुट के नेता हैं उनको भी अच्छी पोजीशन नहीं मिलेगी मंत्रिमंडल में, सरकार में। तो वसुंधरा राजे की काट हाईकमान बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। जब वो मुख्यमंत्री थी तब भी उनको हटाने की कोशिश बहुत की थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, लेकिन उस समय वसुंधरा राजे इतनी मजबूत थी कि वो अपनी सरकार को खतरे में डालने का जोखिम हाईकमान नहीं ले पाया। अब ये मौका उसे लग रहा है कि इस समय वसुंधरा राजे को हाशिए पर ढकेला जा सकता है। सचिन पायलट अगर 25-30 सांसद के साथ आ जाएं, सरकार बनाने का मौका मिल जाए और तो कुछ एक ऐसा खेल किया जा सकता है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जाए। और वसुंधरा राजे इस राजनीति को बहुत अच्छे से समझ रही हैं और इसीलिए वो ये होने नहीं देना चाहती। होने नहीं दे पाएंगी या नहीं ये अलग बात है, क्योंकि इस समय मोदी और शाह की जोड़ी इतनी मजबूत है कि वो जहाँ भी जो चाहे कर पा रही है, कर रही है। ऐसे में वसुंधरा राजे का ये विरोध या ये उनका अपनी जगह बचाने की कोशिश कितनी कामयाब होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन इससे राजस्थान बीजेपी के अंदर का दो फाड़ स्पष्ट हो गया है और अगर ये दो फाड़ है तो गहलोत सरकार को गिराना और एक नई सरकार बनाना निश्चित रूप से एक और भी ज़्यादा जटिल और कठिन चुनौती बीजेपी के हाईकमान के लिए हो जाती है। एक और फैसला आया है राजस्थान से कि गहलोत को आज जयपुर हाई कोर्ट से कुछ राहत मिली है। हाई कोर्ट ने 6 बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय पर अस्थायी रोक की मांग को खारिज कर दिया है, इसका फैसला एकल बेंच पर छोड़ दिया गया है और अब इसका फैसला आएगा 11 अगस्त को। तो फिलहाल गहलोत के जो पूरा समूह है, विधायक दल है, सरकार है, उसको एक राहत मिल गई है, क्योंकि अगर ये 6 विधायक कम हो जाएंगे तो वो उसकी संख्या 102 से घटकर 96 हो जाएगी और फिर बहुमत से वो कम हो जाएंगे और ऐसे में बीजेपी को, सचिन पायलट एंड कंपनी को और मौका मिल जाएगा गहलोत सरकार को कमज़ोर करने का। तो लेकिन अभी ये पूरी राहत नहीं है, तलवार सिर पर लटकी हुई है। 11 अगस्त को फैसला आएगा, वो फैसला किस तरह का होता है इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के मामले में अवमानना का सामना कर रहे वकील प्रशांत भूषण के मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने न्यायपालिका के संबंध में कई सवाल उठाए। अधिवक्ता दुष्यंत दवे अवमानना मामले में प्रशांत भूषण की पैरवी कर रहे थे। मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्णा मुरारी की पीठ कर रही है। सुनवाई के दौरान दवे ने भूषण के खिलाफ दायर अवमानना
मामले में कहा कि उनके मुवक्किल के 2 ट्वीट संस्था के खिलाफ नहीं थे, वे न्यायाधीशों के खिलाफ उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अंतर्गत निजी आचरण के बारे में थे। वे दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं और न्याय के प्रशासन में बाधा नहीं डालते। उन्होंने कहा कि भूषण ने न्याय शास्त्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सुनवाई के दौरान दवे ने ये सवाल उठाया कि कुछ जजों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले क्यों मिलते हैं। उन्होंने इस संबंध में राफेल, अयोध्या, सीबीआई डायरेक्टर के मामले का जिक्र किया। उन्होंने जस्टिस नरीमन का उदाहरण दिया जिन्हें इस तरह के मामले नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि जजों को जिस तरह से केसों का आवंटन किया जाता है, इससे आलोचना के लिए अनुकूल ज़मीन तैयार हो जाती है। इस मुद्दे पर पीठ ने कहा कि जस्टिस नरीमन कई संवैधानिक पीठों के मामलों के हिस्से रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि जस्टिस नरीमन मणिपुर मामले के भी हिस्से थे। इस पर दवे ने इस बात पर जोर दिया कि वे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की बात कर रहे हैं। मामले पर सुनवाई के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल रोस्टर को लेकर बहुत बड़ा विवाद पहले से चलता रहा है। पहले भी जब 4 जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सरकार का दबाव है न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट पर, उसके हिसाब से फैसले हो रहे हैं, तो तब भी ये रोस्टर वाला मामला उठा था, क्योंकि रोस्टर तय करता है कि किस मामलों की सुनवाई कौन जज करेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश होते हैं, वो तय करते हैं। तो इस अगर उनके पास ये एकाधिकार है तो जाहिर है कि वो उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ दुष्यंत दवे का सवाल यही था कि जो केसों का बंटवारा होता है, मामले जो बांटे जाते हैं विभिन्न बेंचों को, उसमें इस तरह का पक्षपात होता है, ये उनका प्रश्न था। और कुछ मामले भी उन्होंने जताए हैं। और हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें जो जज बैठाए जाते हैं, जो बेंच बनती है, उसी के हिसाब से लोग अनुमान भी लगा लेते हैं कि किस तरह का फैसला आ सकता है। ये अनुमान लगाना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही विसंगति है सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग में, और इसको पॉइंट आउट करके सही कहा गया है। और ये अवमानना के मामले से भी सीधे इसलिए जुड़ा है क्योंकि अरुण मिश्रा पर, जो इस बेंच के सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं, उन पर ये आरोप लग रहा है कि उन्हें क्यों ये मामला दिया गया, उन्हें ये मामला लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि प्रशांत भूषण के प्रति उनके मन में कोई दुराग्रह, पूर्वाग्रह है, ऐसा माना जाता है। पहले भी प्रशांत भूषण से उनकी नोकझोंक होती रही है। आइए अब अगली खबर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन कि कृपया अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियाँ कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते हुए ज़रूर चलें। दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहीन बाग में CAA विरोधी प्रदर्शन के संबंध में कथित भड़काऊ भाषणों के लिए बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर मजिस्ट्रेट की अदालत से फैसला सुनाने को कहा है। ये याचिका माकपा की नेता बृंदा कारत ने दायर की थी। चीफ जस्टिस GN पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने ये निर्देश तब दिए जब वृंदा कारत के वकील ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह मजिस्ट्रेट की अदालत से उनके मुवक्किल की शिकायत पर फैसला करने के लिए कहकर मामले का निस्तारण करें। करात के वकील ने बेंच को बताया कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद उनकी याचिका पर फैसला 26 फरवरी को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आदेश नहीं सुनाया क्योंकि हाई कोर्ट में ऐसे ही मामले लंबित हैं। माकपा नेता के अनुरोध पर हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की अदालत से करात की याचिका पर कानून, नियमों और मामले में लागू सरकारी नीति के अनुसार जल्द से जल्द फैसला करने के लिए कहा। याचिका में पुलिस को अनुराग ठाकुर तथा प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। इसमें कपिल मिश्रा का भी नाम आप जोड़ दीजिए। करात की याचिका के अलावा बेंच कई अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही है, जिसमें इन दोनों भाजपा नेताओं के साथ ही उनकी पार्टी के कपिल मिश्रा तथा अभय वर्मा पर भी कथित भड़काऊ भाषण देने के लिए कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये भाषण दिल्ली दंगों के पहले दिए गए थे। तो ये इन 3 नेताओं पर, 4 नेताओं पर FIR बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस की कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि इन नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हो, इसलिए वो लगातार टालती रही है। और अजीबोगरीब दलील पुलिस ने अदालतों में दी है कि इससे मामला बिगड़ सकता है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, वगैरह वगैरह, जो आधारहीन, तथ्यहीन थे। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर ने
आदेश दिया था कि आप तुरंत FIR दर्ज करें, लेकिन रातों रात उनका तबादला कर दिया गया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो ये सरकार की मंशा स्पष्ट है, पुलिस तो कतई नहीं चाहती है, और ये पूरा राजनीतिक खेल जो चल रहा है कोर्ट में पुलिस की जांच में, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है इन सब चीज़ों के संदर्भ में। अगर हम देखते हैं तथ्यों को और जो जो चीज़ें सामने आती जा रही हैं उनके मद्देनज़र, अब चूंकि हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से कहा है कि आप इस मामले में फ़ैसला सुनाएं, क्योंकि 26 फरवरी को ये फैसला रिज़र्व कर लिया गया था बाद में सुनाने के लिए, और अब काफ़ी अरसा गुजर गया है। वृंदा कारत इसीलिए कोर्ट गई थी, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ये फैसला आएगा और इन महानुभावों के खिलाफ FIR दर्ज करने की दिशा में पुलिस को दिशा निर्देश मिलेंगे। अगली खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम ज़िले में आतंकवादियों ने बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की काजीगुंड में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह ही आतंकवादियों ने उन पर हमला किया। वो बीजेपी के कुलगाम ज़िले के उपाध्यक्ष थे। पुलिस के अनुसार जब सज्जाद अपने घर के बाहर थे तभी आतंकवादियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे पहले आतंकवादियों ने कुलगाम ज़िले के ही अखरान के बीजेपी सरपंच आरिफ अहमद पर हमला कर दिया था। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पिछले महीने ही बांदीपोरा ज़िला में पूर्व बीजेपी ज़िला अध्यक्ष वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या भी कर दी गई थी। जब वे अपनी दुकान के बाहर थे तभी आतंकवादियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। बारी को 10 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन हमले के दौरान सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे। उन्हें बाद में निलंबित भी कर दिया गया था। हाल के दिनों में ये बीजेपी नेताओं पर तीसरा ऐसा हमला है। पिछले 3 दिनों में ये दूसरा हमला है। हमलों से आतंकित पिछले 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। हालांकि इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि अपनी व्यस्तता के कारण वो बीजेपी की गतिविधियों को अंजाम देने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी नेताओं पर हमले और अब नेताओं का पार्टी छोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी ने कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाकर भेजा है। तो एक तरफ आप देखिए कि अब बीजेपी दूसरे नेताओं को तो छोड़िए, अपने नेताओं को भी सुरक्षा देने में कामयाब नहीं हो पा रही है। अपने नेताओं को सुरक्षा दे पाए तब भी ये माना जाता कि चलो एक हद तक कश्मीर में सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन ये आरोप भी लगते रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को तो सुरक्षा मिल रही है, दूसरों को नहीं मिल रही है, और ये सुरक्षा के बावजूद बीजेपी के नेता मारे जा रहे हैं। ये पूरे कश्मीर के हालात को बयान करते हैं कि वहाँ ज़िंदगी कितनी असुरक्षित है। और आतंकवादी निश्चित रूप से बीजेपी नेताओं को टारगेट कर रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी नेता और सरपंच खास तौर पर उनके बल पर जो केंद्र सरकार है वो राजनीतिक प्रक्रिया को बढ़ाने की बात कर रही है, सोच रही है। तो इसको विफल करने के लिए भी आतंकवादी इनको निशाना बना रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अब मनोज सिन्हा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्हें भेजा गया है। 7 महीने में ही जो पूर्व राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे जीसी मुर्मू, उनको रुखसत कर दिया गया है और उनकी जगह इनको बैठा दिया गया है। तो अब ये क्या कर लेंगे? ऐसे माहौल में कौन सी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे जब तमाम राजनीतिक दल ही इसके खिलाफ़ हैं, सरकार के खिलाफ़ हैं, सरकार के जो धारा 370 हटाई थी उसके खिलाफ़ हैं। तो बड़ी मुश्किल चुनौतियां हैं। आतंकवाद कम नहीं हो रहा है, राजनीतिक प्रक्रिया ठप पड़ी है, पूरा एक वैक्यूम राजनीतिक वहाँ खड़ा हो गया है और इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ नया उम्मीद पैदा होती हो, कुछ समाधान होता हो, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए कोई काम हो। और अंत में अब कोरोना से संबंधित कुछ नवीनतम जानकारी आपसे शेयर करते हैं। भारत में एक दिन में 56,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। ये सबसे अधिक संख्या अब तक की। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 19,64,000 से अधिक चला गया है। गुजरात के कोविड अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,87,00,000 से अधिक हो गया है। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 48,23,000 से अधिक हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त। नमस्कार।
सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।